मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चार धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चार धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चार धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे। सुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है। उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालात पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग
पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशंस वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी। फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी। यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी यह आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। ये जगह कोई प्राचीन मंदिर और पर्यटन केंद्र हो सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध नदी, झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंटडाउन भी जारी है। या यूं कहें कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम्स हुए हैं, वहीं असम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। हर किसी को योग दिवस के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, प्रेरित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वे लोग हैं तो जापान के, लेकिन भारत के प्रति इनमें गजब का लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोइके जी, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी
और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है। और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य 2 लोगों से मिला वे हैं आत्सुशी मात्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही टेम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके हृदय को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके, वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है, प्रातः उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं, जो न हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए।
ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचोरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए, तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही मार्ग है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा। इस समय आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नमो ऐप और माय गॉव पर मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें, ये जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।